हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपको पता है कि कई दिन से 2-3 दिन हो गए। मुझे पता है आप सब लोग परेशान हो और क्लास कंटिन्यू नहीं आई। तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँ, क्योंकि यार आपको पता है कि हमारी भी लाइफ है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारे साथ होती रहती है। तो हम कंटिन्यू कर नहीं पाते। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि पहले जैसे क्लास होती थी उसी तरीके से हम कंटिन्यू करें। तो साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत सारा स्वागत है, ढेर सारा आप प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए आपके लिए बहुत धन्यवाद। और यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब ये बीएससी जो फर्स्ट ईयर है उसका जो सेल बायोलॉजी, आपका जूलॉजी का सेल बायोलॉजी पार्ट है, तो उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो ये आपके सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और थर्ड में भी। ठीक है, जूलॉजी के। तो इनको मैं एक बार क्लियर करवा देता हूँ जो मोस्ट क्वेश्चन है। एंड मैं आपको बता दूँ यार, जो पुराने पेपर मैंने बताए थे 2018 के, 19 के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है, ये देखो, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है। तो जो पुराने क्वेश्चन है उनका रिपीटेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिपीट होते हैं बार बार। तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो काफ़ी सारा आपको हेल्प मिल जाएगा। अब मैं आपको इसमें से कुछ मोस्ट चीज़ें बताऊंगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा नाम मनीष, आप जानते ही हो। तो वीडियो को लाइक करना है ज़रूर और शेयर करो यार अपने दोस्तों को। तो ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी जो गोल्जी जटिल है उसकी स्ट्रक्चर, संरचना और उसका वर्क, कार्य, ये चीज़ें हमको यहाँ पर बतानी है। तो गोल्जी जटिल, अब मैं देखो आपको ये सारे क्वेश्चन है जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। ठीक है, बीच बीच में आपके लिए पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, पिछले 5 साल के पूरे पेपर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उससे आपको नॉलेज हो जाए किस तरीके से पेपर आएगा, क्या है। और चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपकी जैसे गोल्जी जटिल एक टॉपिक है, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ये इस यूनिवर्सिटी में ये है। देखो, गोल्जी जटिल की संरचना और कार्य, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर देना और बताओ कि मैं इस तरीके से ही क्लास लेता रहूं कि आपको, और पुराने पेपर भी करवाऊं, तो सब कुछ मुझे बता देना। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर गोल्जी जटिल क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि भाई इसे क्यों कहते हैं, क्या है। जो जो पादप है और उच्च प्राणी है, ठीक है, पादप और उच्च प्राणी की जो कोशिका है उनके अंदर द्रवी जालिका से संबंधित समस्त झिल्लियों की एक संरचना पाई जाती है। समझ रहे हो आप बात को। जैसे पादप यानी पौधे हैं, उच्च प्राणी है, उनकी कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या, अंतःद्रवी जालिका, और उनसे रिलेटेड समस्त जो झिल्लियाँ हैं वो एक संरचना पाई जाती है उनकी। ठीक है, वो ही क्या है, वही जटिल, गोल्जी जटिल कहते हैं, उसी कहते हैं गोल्जी जटिल कहते हैं। और ये कोशिकीय क्रियाओं हेतु एक आवश्यक अंगक है। जो कोशिका की क्रिया होती है जितनी भी, उनके लिए क्या है, ये आवश्यक क्या है, अंग है। ठीक है, और अब इम्पोर्टेंट जो है, अब यहाँ पर देखो आपके अब की बार आपके छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है वो भी आने की संभावना है, तो वो भी मैं इनके साथ में क्लियर करवा देता हूँ। कि अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो गोल्जी जटिल है उसकी खोज किसने की थी। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए 4 में, तो आप बता देना कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब मैं देखो पूरे जो नोट्स हैं ये, इनको मैं एक साथ तो आपको वो करवा नहीं सकता, तो बीच बीच में जो मोस्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब आता है वैज्ञानिकों ने गोल्जी उपकरण का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया। देखो, गोल्जी उपकरण जो वैज्ञानिकों ने इनका वर्णन किया है, इनके बारे में बताया। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला है लाइकोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण, गोल्जी सोम, ईडियो ईडियोसोम, ठीक है, तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। अब आपको मान लो ये आपके इतने भी नाम है, ये क्या है, गोल्जी उपकरण है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा गोल्जी उपकरण नहीं है, 4 ऑप्शन दे दे और 3 इनमें से दे दे और एक नहीं है बता दे। तो देखो ये अगर आपको याद होंगे तो वो क्वेश्चन आसानी से आपका हल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखो लंबी वीडियो होगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि फटाफट से मैं ये वीडियो आपको
करवा दूँ। और टाइम भी काफ़ी हो गया, 10 बज गए। अब आप समझ सकते हो मैं इतनी रात को सारे दिन ड्यूटी करके यार रात को आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यार लाइक तो किया ही करो आप। अब यहाँ पर गोल्जी का ये है, उसकी संरचना के बारे में बात होगी। तो यह संरचना कोशिकीय द्रव में पाई जाती है तथा साधारणतः यह केंद्र के पास स्थित होती है। क्या स्थित होती है? जो गोल्जी का है, और इसकी संरचना कहाँ पाई जाती है? कोशिका ध्रुव में। अभी आपको पहले बताया था अंतःप्रदेवी जालिका से संबंधित, तो वो आप समझ ही गए होंगे। और इसकी जो आकृति है वो विभिन्न दैहिक कोशिकाओं में भिन्न होती है। यहाँ पर जो इसकी आकृति है वो विभिन्न जो कोशिकाएं हैं उनसे क्या होती है? भिन्न होती है, उनकी दैहिक आकृति से भिन्न होती है, ठीक है। और एक ही प्रकार की विभिन्न कार्य की अवस्थाओं में यह भिन्न होती है। नेक्स्ट आपके चलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी आकृति। किसकी आकृति? सामान्यतः एक महीन नलिकाओं के गले घने जो जाल के रूप में होती है। आकृति गोलाकार, वर्ताकार, चपटी, तस्त्री-नुमा अथवा अनियमित। भाई ये जो आकृति है इनकी, ये किस तरीके से होती है? गोलाकार भी हो सकती है, वर्ताकार भी हो सकती है, चपटी भी, तस्त्री-नुमा भी, और किसी भी तरीके से ये हो सकती है। अब संरचना की बात होती है यहाँ पर, तो संरचना कई प्रकार की है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप इन वीडियोस को बीच में रोक कर भी ये आप पढ़ सकते हो, और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनका रिवीजन जब भी मन करे तो वीडियोस में आके देख लिया करो। गोल्जी गाय की आकृति प्रत्येक कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है, परंतु कोशिका में इसका आकार निश्चित होती है। जो कोशिका है उसके अंदर इसका जो आकार है वो क्या होता है? निश्चित होता है। वैसे गोल्जी की आकृति प्रत्येक कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है, जैसे गोलाकार, चपटाकार, नली नुमा जो भी है। यह संरचना एक सक्रिय कोशिका में सुविकसित होती है, परंतु यह पुरानी कोशिकाओं में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस रचना की स्थिति भी सभी कोशिकाओं में निश्चित होती है। भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म से उत्पन्न कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच स्थित रहती है। अब देखो इम्पोर्टेंट जो बात बता रहा था मैं, तो इसके प्रकार देखो, चपटे कोष एवं सिस्टर्नी, बड़ी स्पष्ट धमनियां और सूक्ष्म पेशी के गुच्छे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे चपटे कोष व सिस्टर्नी। अब ये किस तरीके से क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के समान होते हैं। कौन? चपटे कोष व सिस्टर्नी, तथा काट में समांतर झिल्लियों के समान दिखाई देते हैं। इनकी संरचना प्राणी पादप कोशिकाओं में सामान्यतः 4 से 8 होती है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी जो आप इनकी संख्या, नोट संरचना, सॉरी संख्या, पादप कोशिका और पादप कोशिका और प्राणियों में, ठीक है। और यूग्लिना में यह संख्या 20 तक होती है। और सिस्टर्नी की झिल्ली 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एंगस्ट्रॉम के अंदर ये एक इकाई मापने की ये मापने की एक इकाई है, ठीक है ना। तो अब मैं आगे चलता हूँ। देखो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो करना नहीं चाह रहा हूँ, आप रोक के एक बार देख लेना, आप खुद भी देख सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्योंकि टाइम कम है, ये वीडियो पहले ही 8 मिनट का हो गया, तो अभी काफ़ी बस कुछ बताना है इसमें। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट, बड़ी स्पष्ट धमनियाँ। अब देखो यहाँ पर इनका एंगस्ट्रॉम में माप दे रखा है, तो आप वीडियो को रोक पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। दूसरा यहाँ पर संरचना दे रखी, गोल्जी काय की जो संरचना है वो किस तरीके से। अब देखो यहाँ पर एक है नली आकार लंबाई में, देखो मैं आपको इसके, ये है गोलाकार, ठीक है। और ये देख सकते हो इनकी आकृतियों का कोई फिक्स नहीं है कि भाई इस तरीके से आकृति। अब ये बड़ी एवं गोलाकार रचनाएं होती हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिरों पर स्थित होती हैं। ये चपटे कोषों अर्थात सिस्टर्नी के विस्तार से बनती है, जिनमें कोषों की दोनों झिल्लियां एक दूसरे से काफ़ी दूर हटकर चौड़ी हो जाती है। और कुछ कोशिकाओं में इन कोषों में एक प्रकार का सघन कणकीय पदार्थ भरा रहता है, परंतु कुछ जैसे पटेला वलेगा में इन धमनियों का व्यास कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक एक लाइन को अगर मैं समझाने बैठ गया तो ये वीडियो आधे घंटे से भी ऊपर हो जाएगा। दूसरी बात,
सूक्ष्म वेसिकल्स के गुच्छे। अब ये क्या है? तो ये सिस्टर्नी से मिले हुए बिंदुओं के समान छोटे छोटे आस्य हैं जो सिस्टर्नी की उत्तल बाहरी सतह पर या सिरे पर पाए जाते हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट तो आए या ना आए, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हो और वहाँ पेपर आंसर बुक में लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो वहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। अब आंसर में आप किस तरीके से देते हो वो तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप पॉइंट देकर अच्छे से कॉपी में राइट करते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट अच्छे से लिखते हो आप तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, समतल वेसिकल, स्मूथ वेसिकल, ठीक है, तो ये 20 से 80 म्यू व्यास की होती है। आकृति पता चल गया है इनका व्यास। इनमें अंतर्द्रवी जालिका तथा गोल्जी के स्रावी उत्पाद होते हैं, इस कारण इन्हें स्राव वेसिकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लेपित वेसिकल। तो ये खुरदरी सतह वाले गोलाकार उभार होते हैं जिनका व्यास 50 म्यू होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के परिधीय परिस्थितियों तथा बाह्य संरचना में स्थायी वेसिकल से भिन्न होते हैं। अब ये है आपका गोल्जी काय का जो त्रिविमीय आरेख है, त्रिविमीय आरेख, ये है आपके गोल्जी काय का त्रिविमीय आरेख। और ये कोई नोट्स वो नहीं है, नोट्स जो हम आपको दे दें, ये ओनली हमारे पास जो पढ़ाने का साधन है तो उससे ही हम करा रहे हैं। तो आप ये मांगा मत करो कि सर ये भी दे दो वो भी दे दो, और बुक का नाम पूछते हो तो यार मैंने अपनी वीडियो वगैरह बना रखे तो देख सकते हो आप। अब चलते हैं रासायनिक संगठन यानी केमिकल ऑर्गेनिज्म। गोल्जी जटिल के निम्न रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाया होता है। तो ये बताएंगे कि गोल्जी जटिल है जो किस किस पदार्थ से बना है, केमिकल से, केमिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी इस रासायनिक संगठन कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है जो इसका है फास्फोलिपिड। अब भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि गोल्जी की जो गोल्जी का है यानी गोल्जी जटिल है उसकी किस किस से मिलकर बना है रासायनिक संगठन में, अब कौन शामिल नहीं है कौन है, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। जैसे फास्फोलिपिड है तो इसके लियो प्रोटीन संगठन को अंतर्द्रवी जालिका एवं जीवद्रवी झिल्ली के संगठनों का मध्यवर्ती माना जा सकता है। देखो भाई, फास्फोलिपिड को क्या माना जा सकता है? लिपोप्रोटीन संगठन को अंतर्द्रवी जालिका एवं जीवद्रवी जालिका के संगठन के मध्यवर्ती, मध्य में काम आने वाला यानी माने जाने वाला, ठीक है। ऐसी मान्यता इस अनुमान को पुष्ट करती है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक क्या है? संक्रामक घटक, ठीक है, क्या है? संक्रामक घटक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स एवं एंजाइम। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन एवं एंजाइम। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं भाई? कमेंट करके बताना। और प्रोटीन एवं एंजाइम तो विभिन्न प्राणी एवं पादप कोशिकाओं की गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन एवं एंजाइम्स की मात्रा में काफ़ी अधिक भिन्नता पाई जाती है। समझ रहे हो बात को, कि जो प्रोटीन है और एंजाइम है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनमें हर मात्रा में क्या होती है? काफ़ी अधिक विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। जैसे प्राणी को ले लो, पादप को ले लो, इनकी कोशिकाओं में डिफरेंट होता ही है। इसमें सामान्यतः एडिपेज, एंटी एडिपेज हो गया, एटीपेज हो गया, सीटीपेज, थाइमिन, पायरोफास्टेज और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज संकेंद्रित होते हैं। तो एंजाइम और जो प्रोटीन है उनके बारे में भाई डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि हर किसी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं और आपको ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स मिले।
तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आपके विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पादप एवं प्राणी कोशिकाओं की गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कुछ समान कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोरेसिन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनेटोज और फ्रैक्टोज आदि। तो ये कार्बोहाइड्रेट के क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये गोल्जी उत्पादों के निर्माण में सहायक होता है। टॉमिट के अनुसार विटामिन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संग्रहित रहता है तथा कोशिका ध्रुव में धीरे धीरे विस्तृत होता रहता है, जो कोशिका ध्रुव में कोशिकीय उत्पादों के ऑक्सीकरण को रोकता है। तो यहाँ तक हो गया भाई। और गोल्जी काई के जो कार्य हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। गोल्जी काई के फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो इसके कार्य क्या है, स्त्रवण, ठीक है। विभिन्न जो कोशिका है उनमें गोल्जी काई के जो स्रवण पदार्थ है वो भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे पहले तो अब श्लेष्मा, अश्रु, स्वेद, ब्रह्मास्त्र और ये शरीर के बाहर स्रावित होते हैं, ठीक है। लार है, एंजाइम है, पाचन तंत्र से, और श्लेष्मा श्वसन नाल में स्रावित होते हैं, ठीक है। और इन पदार्थों का संश्लेषण कहीं भी हो, किंतु इनका रूपांतर तथा सांद्रण परिवहन से पूर्व गोल्जी में होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का श्रवण गोल्जी काई द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो चीज़ें इम्पोर्टेंट है काफ़ी। दूसरा आता है ग्लाइको प्रोटीन का संश्लेषण। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही कराता रहता हूँ। लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ। गोल्जी काई में भी संश्लेषी क्रियाएं संपन्न होती हैं और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है कि गोल्जी काई में सरल शर्कराओं से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट, और ये लास्ट है, बस हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, ताकि आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा, यही मैं चाह रहा हूँ। अब यह आप वीडियो को पॉज करो और देखो। अब मैं आगे चलता हूँ। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण किस तरीके से होता है। तो गोल्जी काई प्राथमिक लाइसोसोम के निर्माण में भी संबंधित है भाई। कहीं ना कहीं गोल्जी काई का सहयोग है किसमें, लाइसोसोम के निर्माण में, प्राथमिक प्राइमरी लाइसोसोम इसके निर्माण में। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हार्मोन्स का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी गोल्जी काई अंतः जो स्रावी कोशिका है उनमें हार्मोन के स्रावण में क्या है, सहायक होते हैं। और वर्णकों का निर्माण, पिगमेंट फॉर्मेशन, तो यह मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है, कौन। और नेक्स्ट, प्रोटीन तथा लिपिड का संग्रह, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो गोल्जी काई है और रिक्तिकाओं में प्रोटीन एवं लिपिड का क्या करता है, सतह नहीं, लिपिड का क्या करता है, संग्रहण करता है। एटीपी का निर्माण, यह एटीपी उत्पन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को उत्प्रेरित करता है और श्वसन चक्र, प्रोटीन संश्लेषण तथा तंत्रिका संचारण में एटीपी का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्रोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा निर्मित एक्रोसोम कणिका द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है, जो केंद्र के शीर्ष पर रहता है भाई, एक्रोसोम का निर्माण। और नेक्स्ट है एंजाइम स्रावित करना, सेक्रेशन ऑफ एंजाइम, गोल्जी काई जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनमें विभिन्न प्रकार के जो स्रावी पदार्थ का संश्लेषण, पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है, और इसमें स्रावित होने वाले कुछ एंजाइम तथा शर्करा तथा प्रोटीन को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है यौगिक का अवशोषण, भाई यौगिकों का अवशोषण भी होता है, इनके कार्य हैं ये। तो उम्मीद करता हूँ यार सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको। तो बताओ ये तरीका ठीक है या नहीं, और कंप्लीट देखा करो वीडियो को ताकि सब कुछ समझ में आए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। क्लास ही कंटिन्यू करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।